नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि अनवरत हम एक एक काव्य रोजाना कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ मेरे चैनल पर, आपके अपने चैनल पर बने रहिए और अपना काव्य का जो 10-2 का अध्याय है वो पूरा करते रहिए। तो आज का जो हमारा अध्याय है वो है उषा कविता, और इस कविता के जो कवि हैं वो हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह। तो पहले हम इसका जीवन परिचय पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जीवन परिचय अवश्य रूप से आता है। तो आप भी जीवन परिचय को ज़रूर कापी में लिख लीजिएगा। कवि परिचय। नई कविता के समर्थकों में शमशेर बहादुर सिंह की एक अलग छवि है। इनका जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहरादून में ही हुई। इन्होंने उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त की। चित्रकला में इनकी रुचि प्रारंभ से ही थी। इन्होंने प्रसिद्ध चित्रकार उकील बंधुओं से चित्रकारी में प्रशिक्षण लिया। इन्होंने सुमित्रानंदन पंत के पत्र रूपाब में कार्य किया। 1977 में चुका भी हूँ नहीं मैं काव्य संग्रह पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। इन्हें कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कार मिले। सन 1993 में अहमदाबाद में इनका देहांत हो गया। इनकी रचनाएं। शमशेर बहादुर सिंह ने अनेक विधाओं में रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं आपको बताता हूँ। शमशेर बहादुर सिंह ने गद्य तथा पद्य दोनों में कुशलतापूर्वक लिखा है। कुछ रचनाएं 1959 में शमशेर बहादुर सिंह ने 1971 में चुका भी हूँ मैं नहीं हूँ मैं, 1975 में इतने पास, अपने 1980 में उदिता और 1980 में ही बात बोलेगी और 1981 में आदि प्रमुख रचनाएं हैं। उन्होंने सन 1932 से 33 में लिखना आरंभ किया था तथा उनकी आरंभिक रचनाएं सरस्वती और रूपाम्ब में प्रकाशित हुई। सन 1951 में प्रकाशित हुई और उसके पश्चात 51 में दूसरे तार सप्तक में उनकी रचनाएं भी सम्मिलित की गई। 1977 में उन्हें दो मोती के दो चंद्रमा होते हैं रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया। इनकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं वो हम पढ़ते हैं। वैचारिक रूप से प्रगतिशील एवं शिल्पगत रूप से प्रयोगधर्मी कवि शमशेर को एक बिंबधर्मी के रूप में जाना जाता है। इनकी बिंबधर्मिता शब्दों में माध्यम से रंग रेखा एवं सूची की अद्भुत कसीदाकारी का मादा रखती है। इन्होंने अपनी रचनाओं में समाज की यथार्थ स्थिति का भी चित्रण किया है। ये समाज में व्याप्त गरीबी का चित्रण करते हैं। कवि ने प्रकृति के सौंदर्य का सुंदर वर्णन किया है। प्रकृति के नज़दीक रहने के कारण इन्होंने प्राकृतिक चित्र अत्यंत जीवंत लगते हैं। उषा कविता में प्रातःकालीन वातावरण का सजीव चित्रण है। शमशेर की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। यह संधि एक और साहित्य, चित्रकला और संगीत की है, तो दूसरी ओर मूर्तता, अमूर्तता की तथा इंद्रिय और अधृतेंद्रिय की है। भाषा शैली। शमशेर बहादुर सिंह ने साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया है तथा कथा और शिल्प दोनों ही सत्रों पर इनकी कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा तथा विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अव्ययों और मुहावरों को दिया है। सचेत इंद्रियों का यह कवि
जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथकर कविता का महल बनाता है तो वह ठोस होता है और अनुगुंजों से भी भरा हुआ होता है। अब पढ़ते हैं इस कविता का प्रतिपाद्य सार। प्रस्तुत कविता में कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सूर्योदय से ठीक पहले के पल पल प्रवर्तित होने वाली प्रकृति का शब्द चित्र उकेरा है। कवि ने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। कवि भोर की आसमानी गति की धरती के हलचल भरे जीवन से तुलना कर रहा है, इसलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गांव की सुबह से जुड़ता है। वहाँ सिल है, राख से लिपा हुआ चौका है और सलेट की कालीमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ हैं। कवि ने ये बिंब, नए उपमान, नए प्रतीकों का प्रयोग किया है। आगे पढ़ते हैं इस कविता का सार। इससे पहले कि विद्यार्थियों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके द्वारा किया गया एक एक सब्सक्राइब है वो मुझे नई ऊर्जा, नई गति प्रदान करता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको वीडियो सबसे पहले मिले और आपका मन पढ़ाई में है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। अब पढ़ते हैं कविता का सार। कवि कहता है कि सूर्योदय से पहले आकाश का रंग गहरे नीले रंग का होता है तथा फिर वह सफ़ेद शंख जैसा दिखाई देता है। आकाश का रंग ऐसा लगता है मानो किसी गृहिणी ने राख से चौका लीप दिया हो। सूर्य के ऊपर उठने पर लाली फैलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे काली सिल्क को किसी ने धो दिया हो और उस पर लाल खड़िया चाक मिट्टी मल दिया हो। नीले आकाश में सूर्य ऐसा लगता है मानो नीले जल में गोरी युवती का शरीर झिलमिला रहा है। सूर्योदय होते ही उषा का यह जादुई प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। आइए अब देखते हैं जो मुख्य जो इसके शब्दार्थ हैं। भोर, प्रभात, नभ, आकाश, चौका, रसोई बनाने का स्थान, सिल, मसाला पीसने के लिए बनाया गया पत्थर, केसर, विशेष फूल, मल देना, लगा देना, गोरी झिलमिलाती मचलती हुई देह, शरीर, जादू, आकर्षण, सौंदर्य, उषा प्रातःकाल और सूर्योदय, सूर्य का उदय होना। आइए बढ़ते हैं प्रथम पद्य की ओर। तो यहाँ प्रस्तुत जो पंक्तियाँ हैं वो कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा कृत हैं और प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 की कविता उषा से अवतरित किया गया है। और इसमें जो कवि ने उदित होते हुए सूर्य का वर्णन करते हुए बताया है कि उसका जो सौंदर्य है वो कैसा लग रहा था। कि प्रातः का नभ था बहुत गीला, नीला शंख जैसे भोर का नभ। तो यहाँ कवि कहता है प्रातःकालीन सूर्य का वर्णन करते हुए बताता है कि पौ फटने से पहले आकाश का रंग है वो गहरा नीला था। यह शंख के समान नीला दिखाई दे रहा था। जैसे शंख की कांति वह स्वच्छ व नीली होती है, वैसे ही आकाश भी स्वच्छ व साफ दिखाई दे रहा था। और राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। और दूसरा उपमान देते हुए कवि ने बताया है कि भोर हुई, उसके बाद भोर हुई और आकाश का गहरा नीला रंग है वो थोड़ा मंदिम पड़ गया और वातावरण में थोड़ी नमी आ गई और उस समय आसमान ऐसा लगता था मानो किसी गृहिणी ने कोई चौका लीप दिया है और वह अभी गीला है, उसमें अभी नमी बाकी है। तो अभी इसमें जो है ना कवि ने मुख्य जो विशेषताएं जो बताई हैं इस पद्य में वो ये हैं कि इस पद्यांश में कवि ने भोर के ने प्रातःकालीन सूर्य उदित होते हुए सूर्य का जो चित्रण है ना बड़ी सूक्ष्म तरीके से और मनोहारी तरीके से किया है। शंख जैसे और राख से लिपा हुआ चौका दोनों में उपमा अलंकार है भाई। और कवि की भाषा सहज साहित्य के एवं हिंदी भाषा का प्रयोग इसमें सहज रूप से हुआ है। शब्द प्रयोग सर्वथा उचित है, भाव अभिव्यक्ति में सहायक है। प्रस्तुत पद्यांश में नए नए उपमानों की मौलिक कल्पना कवि की
जो है ना वो प्रसिद्ध है। और कवि ने चित्र उकेरने का प्रयत्न किया है, तो चित्रात्मक शैली का और छंद मुक्त कविता का इसमें समावेश किया गया है। तो इसमें कुछ प्रश्न बनते हैं। प्रातःकालीन आकाश की तुलना किससे की गई है और क्यों? तो प्रातःकालीन आकाश की तुलना नीले शंख से की है, क्योंकि वह शंख के समान पवित्र माना जाता है। अगला प्रश्न है, कवि ने भोर के नभ को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा है? कवि ने भोर के नभ को राख से लिपा हुआ चौका इसलिए कहा है क्योंकि भोर का नभ सफ़ेद व नीले रंग से मिश्रित दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, अभी गीला पड़ा है से क्या तात्पर्य है? इसका अर्थ है कि प्रातःकाल में ओस की नमी होती है और गीले चौके में भी नमी होती है, अतः नीले नभ को गीला बताया गया है। अगला लास्ट इसका प्रश्न है, प्रातःकालीन नभ के लिए कवि ने किन किन उपमानों का प्रयोग किया है? तो प्रातःकालीन नभ के लिए कवि ने दो उपमानों का प्रयोग किया है, नीला शंख और राख से लिपा हुआ चौका। ये दोनों उपमान सर्वथा नवीन हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले पद्यांश की तरफ। तो यहाँ कवि कहता है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो, या स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। तो यहाँ कवि कहता है भाई कि भोर के अस्पष्ट अंधेरे से में उगते हुए सूर्य की जो लाली है वो धीरे धीरे अब मिश्रण होने लगती है, और उस समय आकाश ऐसा लगता है मानो बहुत गहरी काली सिल पर पत्थर पर केसर धुल गई हो, अर्थात संपूर्ण आकाश में सूर्य की लालिमा है वो फैल गई हो और आसमान है वो हल्के हल्के चमकने लगा हो। या फिर कहता है कि स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। उस समय का वातावरण ऐसा दिखाई देता है मानो स्लेट या पत्थर पर किसी ने लाल खड़िया चाक, खड़िया जो मिट्टी है ना, मिट्टी जो चाक है वो मिट्टी लगा दी हो। यहाँ कवि ने नीले आकाश की तुलना काली स्लेट के साथ की है और सूर्य की लालिमा की तुलना लाल खड़िया चाक से की है। तो देखिए इस पद्यांश में कवि ने प्रकृति के पल पल बदलते हुए जो सौंदर्य का मनोहारी चित्रण किया है भाई। बहुत काली सिल जैसे हो गई हो या स्लेट पर, दोनों में ही उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया है भाई। काली सिल में अनुप्रास अलंकार का सफल प्रयोग किया गया है। सहज और सरल साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है, मुक्त छंद का प्रयोग है और सुंदर बिंब योजना इसमें आकर्षक है वो बन पड़ती है। अब पढ़ते हैं इसके प्रश्न। आसमान का सौंदर्य दर्शाने के लिए कवि ने किन किन उपमानों का प्रयोग किया है? तो आसमान का सौंदर्य दर्शाने के लिए कवि ने सिल और स्लेट के उपमानों के माध्यम से प्रातःकालीन नभ के लाल लाल धब्बों की ओर संकेत की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। अगला प्रश्न है, कवि ने किस समय का चित्रण किया है? तो कवि ने सूर्योदय से पहले और भोर का चित्रण किया है। अगला प्रश्न है, कवि काली सिल या लाल केसर के माध्यम से क्या कहना चाहता है? तो कवि ने अंधेरे को काली सिल माना है और सुबह की किरणों को लालिमा से युक्त होती हैं। ऐसे में सूर्योदय से ऐसा लगता है मानो किसी ने काली सिल को लाल केसर से धो दिया हो। अगला प्रश्न है, कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य का चित्रण किस प्रकार किया है? तो कवि ने प्रातःकालीन सौंदर्य को काली स्लेट, लाल खड़िया केसर, लाल केसर या लाल खड़िया चाक के उपमानों के माध्यम से चित्रित किया है। प्रातःकालीन ओस व नमी के माध्यम से काली सिल को लाल केसर से धुलना बताया गया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पद्यांश की तरफ। तो इसमें कवि कहता है कि नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे हिल रही हो जैसे। तो प्रातःकालीन उदित होता हुआ सूर्य चमकता हुआ
नीले आसमान में चमकता हुआ सूर्य ऐसा लगता है जैसे कि कोई गोरे वर्ण की युवती नीले रंग के पानी रूपी आसमान में झिलमिला रही हो और कुछ समय बाद और हिल रही हो और फिर जादू टूटता है। इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है और जब धीरे धीरे सूर्य की किरणें आसमान में फैलने लगती हैं और आसमान की जो लालिमा है, नीलिमा है, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और इस प्रकार पल पल बदलता हुआ सौंदर्य है वो लुप्त हो जाता है, अर्थात क्षण भर में ही आकाश में सूर्योदय हो जाता है और प्रकृति का वह जादू है मानो टूट जाता है। तो इसमें कवि ने सूर्योदयकालीन जो प्राकृतिक शोभा होती है ना, उसका वर्णन किया है। नील जल और हिल रहियों में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है भाई। नीला जल और हो रहा में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी हुआ है भाई। सहज सरल एवं साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। शब्द चयन सर्वथा सटीक है, स्वाभाविक सटीक है और जो संपूर्ण पद्य है ना, इसमें चित्रात्मक शैली की भाषा का प्रसिद्ध है और छंद मुक्त कविता है। इसमें छंद मुक्त का इसमें ना प्रयोग हुआ है। इसमें कुछ प्रश्न बनते हैं तो देखिए उन प्रश्नों को हम देखते हैं। गोरी दे के झिलमिलाने की समानता किससे की गई है? तो गोरी दे के झिलमिलाने की समानता सुबह के सूर्य से की गई है। सुबह वातावरण में नमी है तथा स्वच्छता होने के कारण सूर्य चमकता हुआ प्रतीत होता है। अगला है उषा का जादू कैसा है? तो उषा का जादू अद्भुत है। सुबह का सूर्य ऐसा लगता है मानो नीले जल में गोरी युवती एक प्रतिबिंब, गोरी युवती का जो प्रतिबिंब है ना वो झिलमिला रहा हो, यह जादू सा लगता है, यानी जादू के समान लगता है। उषा का जादू टूटने से क्या तात्पर्य है? भाई उषा काल में प्राकृतिक सौंदर्य अति शीघ्रता से बदल रहा है। सूर्य के आकाश में चढ़ते ही उषा का सौंदर्य समाप्त हो जाता है। ऐसा लगता है कि उषा का जादू समाप्त हो गया है। उषा का जादू कब टूटता है? सूर्य के उदित होते ही उषा का जादू टूट जाता है और सूर्य की किरणें आकाश में छाई हुई लालिमा को समाप्त कर जाती हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने देखे उषा कविता का अनुवाद। तो आप मेरे साथ बने रहिए, सीखते रहिए एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, घंटे वाला बटन दबा दें। एक बात विशेष रूप से मैं आपको कहना चाहूँगा, आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखें। यदि अंत तक नहीं देखेंगे तो आपको काव्य समझ में नहीं आने वाला है। लॉकडाउन के चलते विद्यालय खुलने के आसार बहुत कम है, इसीलिए अपने विषय को समय रहते कंप्लीट कर लीजिएगा और रहिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।